डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर ईट। आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर फिजिक्स फ्लूइड डायनामिक्स के चैप्टर 6 का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है फ्लूइड डायनामिक्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है कि फर्ज करो ये जमीन का सरफेस है। लेट अस कंसीडर इट इज द सरफेस ऑफ अर्थ और यहाँ पर एक ही हाइट से दो बॉल्स को रिलीज किया गया है और एक बॉल जो है वो एयर से भरा हुआ है, जबकि दूसरा बॉल जो है ये पानी से भरा है, वाटर से। आपसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि दोनों में से टर्मिनल स्पीड कौन पहले हासिल करेगा, कौन सा बॉल टर्मिनल स्पीड पहले अचीव करेगा। टर्मिनल स्पीड पहले कौन सा बॉल अचीव करेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें इसका आंसर देना है। तो जनाब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने जो पॉइंट्स लिखने हैं, 2 पॉइंट्स लिखने हैं, एक शॉर्ट और एक एक्सप्लेनेशन। कहें कि हम जानते हैं कि टाइम ऑफ टर्मिनल स्पीड, यानी टर्मिनल स्पीड तक पहुंचने का जो टाइम है that is directly proportional to weight of body। ये weight of body के साथ directly proportional है। जिस बॉडी का वेट ज्यादा होगा उसका टर्मिनल स्पीड तक जाने का टाइम भी ज्यादा होगा, और जिस बॉडी का वेट कम होगा उसका टर्मिनल स्पीड तक जाने का टाइम भी कम होगा। लिहाजा चूंकि वाटर वाले बॉल का वेट ज्यादा है और एयर वाले बॉल का वेट जो है वो कम है, और इसीलिए जनाब इसका जो टाइम होगा टर्मिनल स्पीड तक जाने का वो भी ज्यादा होगा, और इसका जो टाइम होगा टर्मिनल स्पीड तक जाने का वो टाइम भी कम होगा। सो कंक्लूजन इज दैट द बॉल फिल्ड विद एयर विल अचीव टर्मिनल स्पीड फर्स्ट, क्योंकि उसका टाइम कम होगा, while the ball filled with water will achieve the terminal speed later on या slowly। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन में आप मजीद कह सकते हो कि टर्मिनल स्पीड के लिए शर्त है कि ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो जाए, और अगर वेट जो है वो ज्यादा हो तो ड्रैग फोर्स जब वेट तक पहुंचेगा तो ज्यादा देर लगेगी। ड्रैग फोर्स 0 से स्टार्ट होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो अगर वेट ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम में उस तक पहुंचेगा, और अगर वेट कम होगा टर्मिनल स्पीड के लिए ड्रैग फोर्स का वेट तक पहुंचना लाजमी है, लेकिन अगर वेट कम होगा तो ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के जल्दी इक्वल हो जाएगा और टर्मिनल स्पीड पहुंच जाएगी। दैट्स व्हाई द बॉल फिल्ड विद वाटर विल अचीव द टर्मिनल स्पीड लेटर देन द बॉल फिल्ड विद एयर। एयर वाला जल्दी अचीव करेगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि फर्ज करो ये जमीन का सरफेस है, वंस अगेन इट इज सरफेस ऑफ अर्थ, और एक दरख्त है, लेट अस सपोज इट इज अ ट्री, लेट अस सपोज इट्स अ ट्री, और इस ट्री से एक गुलहरी है, स्क्वायर गुलहरी, और एक इंसान है जनाब। अगर ये गुलहरी यहां से जंप लगाए और जमीन से टकराए तो इसे कुछ नहीं होता, ये अनडैमेज्ड रहता है, लेकिन अगर ये इंसान यहां से गिर जाए तो उसकी हड्डियों का जनाजा निकल जाता है और उसके कम से कम 3-4 हड्डियां जरूर टूटेंगी, तो जनाब ये फुल डैमेज हो जाता है। आपसे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। रीजन क्या है कि एक ही हाइट से, एक ही दरख्त से, उसके शाख से अगर कोई गुलहरी जंप लगाए तो अनडैमेज आराम से भाग जाता है, और अगर इंसान गिर जाए तो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, डैमेज हो जाते हैं, बोन फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। रीजन 2 रीजंस हैं। द फर्स्ट इज गुलहरी का जो वेट है वो कम है, एक, और इंसान का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है। स्क्वायरल का वेट कम और ह्यूमन का वेट ज्यादा होता है, और वेट जो है वो एक्शन करता है। जब ये गुलहरी नीचे जमीन पर गिरेगी तो इसका वेट जो है जमीन पर एक्शन करेगा, और एक्शन कम है
तो जमीन का जवाब में रिएक्शन भी कम होगा, और रिएक्शन ही इस बॉडी के अंदर इफेक्ट पैदा करता है या डिफेक्ट पैदा करता है। तो अगर गुलेहरी का वेट रिएक्शन कम है तो जमीन का उस पर रिएक्शन भी कम है, और कम रिएक्शन उसको डैमेज नहीं करता। लेकिन इंसान का वेट ज्यादा है, जब इंसान गिरता है यहाँ पर तो ज्यादा वेट की वजह से एक्शन ऑन अर्थ ज्यादा है, जवाब में जमीन का रिएक्शन भी इस पर रिएक्शन भी ज्यादा है, और ज्यादा रिएक्शन इसमें डैमेजेस पास करेगा। ये एक रीजन हो गया। अब दूसरा रीजन भी है, इसी के साथ रिलेटेड है। अगर वेट कम है तो ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो जाएगा जल्दी, ये जल्दी वेट तक पहुंच जाएगा। और अगर ड्रैग फोर्स वेट के जल्दी बराबर हो गया तो टर्मिनल स्पीड कम रह जाएगा, टर्मिनल स्पीड की वैल्यू कम रह जाएगी, क्योंकि जब ड्रैग फोर्स वेट के करीब हो जाए तो उससे फिर मजीद स्पीड में इंक्रीज नहीं आता। तो जब वेट कम होगा तो ड्रैग फोर्स वेट के जल्दी करीब होगा या जल्दी पहुंचेगा तो टर्मिनल स्पीड कम होगी, लिहाजा गुलेहरी स्लो स्पीड के साथ टकराता है। लेकिन इंसान का वेट ज्यादा है, जब इंसान का वेट ज्यादा है तो ड्रैग फोर्स वेट तक पहुंचने में काफी देर लग जाती है, और देर लग जाने की वजह से तब तक स्पीड काफी हाई हो चुका होता है, तो इंसान हाई स्पीड से गिरता है जबकि गुलेहरी कम स्पीड से गिरता है। दैट्स व्हाई, यही वजह है कि हमारे पास यानी इसका टर्मिनल स्पीड ज्यादा होता है और इसका टर्मिनल स्पीड कम होता है। यही वजह है कि ये ज्यादा स्पीड से आता है, ज्यादा टर्मिनल स्पीड से आएगा तो इसको डैमेज ज्यादा लगेगा, और ये कम टर्मिनल स्पीड से आएगा तो डैमेज कम। बट एक्शन रिएक्शन का पॉइंट यहाँ स्ट्रांग है। ये क्वेश्चन एक्चुअली चैप्टर 3 का होना चाहिए था, फ्लूइड डायनामिक्स का नहीं होना चाहिए था। एनीहाउ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसमें कह रहे हैं कि एक पैराट्रूपर है, ये पैराट्रूपर है, बेचारे ने जंप लगाया है, और एक बार फिर जमीन का सरफेस ले लेते हैं। पैराट्रूपर ने जंप लगाया, पहली बार जंप लगाया और इसका पैराशूट खुल गया, इसको मजा आया, फिर ऊपर चला गया और फिर जंप लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पैराशूट नहीं खुला, और विदाउट पैराशूट इसको नीचे गिरना है। आपसे ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि पैराशूट के साथ इसके टर्मिनल स्पीड और पैराशूट के बगैर इसके टर्मिनल स्पीड को आपस में कंपेयर करो, यानी कौन सा स्पीड ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा, पैराशूट के साथ ज्यादा होगा या पैराशूट के बगैर ज्यादा होगा, और क्यों। वो रीजन हमने बताना है कि विद पैराशूट टर्मिनल स्पीड एंड विदाउट पैराशूट टर्मिनल स्पीड का आपस में क्या कंपैरिजन है। बहुत आसान है। पहली बात यह है कि याद रखिए कि विद पैराशूट जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है एक नॉर्मल बंदे की, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्पीड, टर्मिनल स्पीड विद पैराशूट इट इज 25 मीटर पर सेकंड, 25 के आसपास अप्रॉक्सीमेट है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट पैराशूट द टर्मिनल स्पीड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 200 मीटर पर सेकंड, 200 प्लस 200 से भी ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि विदाउट पैराशूट terminal speed is much greater than the terminal speed with parachute। पैराशूट के साथ जो टर्मिनल स्पीड है वो तकरीबन 8 टाइम्स कम होता है, 8 टाइम्स कम होता है विद टर्मिनल स्पीड विदाउट पैराशूट। अब ऐसा क्यों होता है, रीजन भी सुने। तो जनाब, इस पैराट्रूपर का वेट W, इसका भी वेट W, तो वेट यहाँ सेम है, लेकिन पैराशूट का रेडियस ज्यादा है, और रेडियस ज्यादा है तो ज्यादा रेडियस पर ड्रैग फोर्स भी ज्यादा पैदा होता है, और जब ड्रैग फोर्स ज्यादा पैदा होता है तो ये वेट के जल्दी इक्वल हो जाता है, और अगर वेट के जल्दी इक्वल हो जाएगा तो स्पीड कम रह जाएगा और कम स्पीड के साथ ये नीचे आएगा। लेकिन वेट तो वही है इधर जब पैराशूट नहीं खुला, बट इधर पैराशूट नहीं खुला तो रेडियस कम है, और कम रेडियस पर अपवर्ड ड्रैग फोर्स भी कम पैदा होता है, और कम फोर्स वेट के इक्वल होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा,
और तब तक ये पैराट्रोपर अच्छा खासा स्पीड गेन कर चुका होता है, 200 तक पहुंच चुका होता है। फिर ये कांस्टेंट हो या ना हो, इसके मुकद्दर में दूसरे जहान का सैर, उसकी सैर लिखी होगी और डेफिनेटली करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जनाब क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सिंपल आइडिया है कि फर्स्ट करें आपके पास एक पाइप है, घर में आप पौधों को वगैरह को पानी देना चाहते हो, तो ये पाइप है और इसमें पानी का फ्लो आ रहा है। इट्स अ पाइप, फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। इनके मतलब है कि अगर आप अपना अंगूठा पाइप के ऊपर रख दें, अगर इधर आप अपना अंगूठा रख दें तो इससे पानी का रेंज जो है वो ज्यादा हो जाता है, रेंज ऑफ वाटर ज्यादा होता है, द रेंज ऑफ वाटर बिकम ग्रेटर। लेकिन अगर आप इससे ये अंगूठा हटा दें तो फिर जो रेंज ऑफ वाटर है विदाउट थंब, इसका रेंज जो है वो कम होता है, यानी विद थंब रेंज ज्यादा होता है और विदाउट थंब रेंज कम होता है। हमें बताना है रीजन कि अगर हम घर में दरख्तों को, पौधों को पानी दे रहे हैं और हम पाइप के मुंह पर अंगूठा रख दें तो पानी दूर गिरता है, अंगूठा हटा दें तो करीब गिरता है। रीजन क्या है? द सिंपल रीजन इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द स्पीड ऑफ फ्लो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ पाइप, एरिया ऑफ पाइप के साथ। तो जब हम अपना थंब उसके मुंह पर रखते हैं तो इससे एरिया कम हो जाता है और इनवर्स रिलेशन की वजह से वहां पर स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम पाइप के मुंह से अपना थंब हटाते हैं तो एरिया ज्यादा हो जाता है और इनवर्स रिलेशन की वजह से जब एरिया ज्यादा हो जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है? कम, और रेंज ऑफ फ्लो कम हो जाता है। यही सिंपल रीजन है। इसी को आप एक्सप्लेन करें डायग्राम के साथ, दैट विल बी बेटर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं कि चिमनीज हैं, ये जमीन का सरफेस, इस पर बने हुए चिमनीज, और आपसे कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि इससे डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक वगैरह जो भी है ये फ्लो करते हैं, नीचे से ऊपर रहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है वो गौर से सुने। अगर एक विंडी डे है, ऐसा दिन है जो तेज हवाएं चल रही हैं, तो उस दिन अगर आप इस चिमनी को देखें, हवा के फ्लो जो है, एयर फ्लो फास्ट है। अगर एयर फ्लो फास्ट है, ऐसा दिन है विंडी डे, तो उस दिन आप देखो तो ये नीचे से ऊपर धुआं जो निकलता है इसका फ्लो भी फास्ट होता है। अगर ऊपर हवा का फ्लो तेज है तो इस चिमनी में भी फ्लो फास्ट हो जाता है, और अगर हवा का फ्लो स्लो है तो चिमनी में भी डस्ट या स्मोक फ्लो स्लो होता है। क्यों? रीजन हमें बताना है। तो बेस्ट रीजन ये है कि ये डस्ट पार्टिकल या ये जो स्मोक है, गौर से सुने, ये जो स्मोक है ये एक फ्लूइड है, और फ्लूइड के फ्लो का जो स्पीड है, फ्लूइड के फ्लो का जो स्पीड है वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी पे। अगर प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा है तो फ्लो फास्ट होगा, और अगर प्रेशर में डिफरेंस कम है तो फ्लो स्लो होगा। अगर हवा नहीं चल रही, अगर हवा नहीं चल रही या स्लो चल रही है, तो इधर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं चूंकि वो रास्ते से नहीं हट रहे, तो ये यहां से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, और इधर तो स्मोक पैदा हो रहा है तो इधर भी प्रेशर ज्यादा है, और दो ज्यादा वैल्यूज में जो डिफरेंस इन प्रेशर होता है वो कम होता है, और जब डिफरेंस इन प्रेशर कम है तो स्मोक या फ्लूइड का फ्लो भी कम होता है, स्लोली जाता है। लेकिन अगर ये एयर के मॉलिक्यूल तेजी से गुजर रहे हैं तो इनका तेजी से गुजरना इन एयर मॉलिक्यूल्स को इधर प्रेशर लगाने का मौका नहीं मिलता या नहीं देता। ये रैपिडली गुजर रहे हैं तो इधर प्रेशर लगाने का इनको मौका नहीं मिलता, और ये ज्यादा प्रेशर जो है ये क्या हो जाता है? कम। और जब इधर प्रेशर कम हो जाता है, इधर तो वही प्रेशर है, जनरेटिंग प्रेशर तो वही होता है, तो वही प्रेशर है, तो ज्यादा और ज्यादा के दरमियान डिफरेंस कम था, लेकिन ज्यादा और कम के दरमियान ये डिफरेंस इन प्रेशर
क्या हो जाता है, डिफरेंस इन प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और जब डिफरेंस इन प्रेशर ज्यादा होगा तो जितना डिफरेंस इन प्रेशर ज्यादा होगा उतना ये फ्लो फास्ट होता जाएगा। यही वजह है कि विंडी डे पर फ्लो ऑफ स्मोक इन चिमनीज फास्ट होता है और नॉर्मल डे नॉर्मल क्लाइमेट में फ्लो ऑफ स्मोक इन चिमनी स्लो होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि फर्ज करो समंदर में 2 किश्तियां चल रही हैं। ये हमारे पास है ओशन, लेट अस कंसीडर इट इज ओशन, और समंदर के बीच में 2 किश्तियां पैरेलल जा रही हैं, 2 बोट्स हैं और ये दोनों पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि समंदर के बीच में जब 2 पैरेलल किश्तियां करीब किश्तियां तेजी से जा रही हो तो इनके टकराने के चांसेस होते हैं, इनके आपस में टकराने के चांसेस होते हैं। कैसे? आपसे रीजन मांगा है, क्यों इनके टकराने के चांसेस क्यों है? सिंपल है, अगर ये समंदर है तो 2 किश्तियों के दरमियान जो पानी की मिकदार है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी मिकदार कम है। इसके दरमियान में कितना पानी होगा, लेकिन इससे इस तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है और इससे इस तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल की तादाद बहुत ज्यादा है। फ्लो स्पीड पे भी डिपेंड करता है, जब मॉलिक्यूल ज्यादा है तो उनमें फ्लो कम है, जब मॉलिक्यूल्स कम है तो फ्लो ज्यादा है। एनीहाउ, जब इधर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इस किश्ती पर इस तरफ जो प्रेशर होगा वो ज्यादा लगेगा और इस किश्ती से इस तरफ भी मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इधर का भी प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। लेकिन जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से आधे मॉलिक्यूल इस तरफ प्रेशर लगाएंगे, आधे इस तरफ, तो अंदर तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी कम है और उनका प्रेशर भी 2 अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर कम होता है जबकि बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे ये ट्रेवल करते हैं इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है और आखिरकार सम डिस्टेंस कवर्ड के बाद इनके टकराने का खतरा होता है और ये टकराएंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। एक क्रिकेट बॉल है, इस क्वेश्चन पे थोड़े से इतराज़ात भी हैं लेकिन डेटा इसका सही नहीं है, आपको मतलब समझा देता हूं। ये हमारे पास है एक ऑब्जर्वर, इट इज एन ऑब्जर्वर। एक क्रिकेट बॉल लेफ्ट से, ये लेफ्ट है, ऑब्जर्वर का ये राइट है। एक क्रिकेट बॉल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑब्जर्वर के सर के ऊपर ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है ये बॉल, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वर के सर के ऊपर से गुजरने के दौरान ये कह रहे हैं कि बॉल में जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये बॉल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। बताओ कि इसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा? बहुत इजी है, अगर आप सोचे तो ये बॉल इस तरफ जा रहा है तो आप कह सकते हो कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरफ अपोजिट मूव करेंगे, बॉल आगे तो एयर मॉलिक्यूल पीछे, तो इट मीन के टॉप पर भी एयर मॉलिक्यूल इस तरफ और बॉटम पे भी एयर मॉलिक्यूल इस तरफ। बॉल इस तरफ जा रहा है तो एयर मॉलिक्यूल पीछे रह रहे हैं, जैसे कि मैं आगे जा रहा हूं तो मेरे साथ जो चीजें हैं वो पीछे मेरे से रह रही हैं, तो इनका डायरेक्शन हम बैकवर्ड ले सकते हैं। बॉल इस तरफ जा रहा है तो एयर मॉलिक्यूल इस तरफ है। अब और से देखें, यहां पर एरो और यहां पर एरो सेम डायरेक्शन में है और जब एरो सेम डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाता है। ये नेट स्पीड नहीं है, ये रिलेटिव स्पीड है, यहां नेट स्पीड नहीं है। अगर ये नेट वेलोसिटी होती तो हम इसको ऐड करते। रिलेटिव में सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन होता है, आपने लेक्चर में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कम है और इधर एरो और इधर एरो अपोजिट है और अपोजिट होने की वजह से इनका रिलेटिव स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक जहां रिलेटिव स्पीड कम होगा वहां से जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर ज्यादा होगा और बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक जहां रिलेटिव स्पीड ज्यादा होगा वहां से जो
कम होगा, वो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा और प्रेशर कम। अब गौर से देखें, ये कम प्रेशर जो है ये इस ज्यादा प्रेशर का कुछ हिस्सा कैंसिल करेगा, लेकिन एक नेट प्रेशर लगेगा फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और इसी वजह से ये बॉल जब जाएगा तो ये नीचे की तरफ बेंड होगा। वो तो वैसे भी होगा, ग्रेविटी भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एयर फ्लो या फ्लूइड डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से भी इट विल बेंड डाउनवर्ड। So the correct answer is that the ball will bend downward. Next हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एरोप्लेन्स एरोफाइल होते हैं। ये कह रहे हैं कि एरोप्लेन्स का जो शेप होता है वो तो एरोफाइल है, और हमने पढ़ा है कि एरोफाइल अपवर्ड फोर्स पैदा करते हैं, और इसी अपवर्ड फोर्स की वजह से एरोप्लेन जो है वो उड़ता है। हम कहते हैं कि इसी की हेल्प से एरोप्लेन उड़ता है। ठीक है, ये बात तो नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर एरोफाइल शेप की वजह से एरोप्लेन पर अपवर्ड फोर्स लगता है और वो ऊपर जाता है, तो जब ये पायलट एरोप्लेन को अपसाइड डाउन करे फिर ये फ्लाइट कैसे करता है? फिर तो एरोफाइल शेप से नीचे फोर्स बनेगा और इसे गिर जाना चाहिए, फिर भी एक कांस्टेंट हाइट के साथ मूव कर सकता है। तो रीजन क्या है? अगर ये ट्रिक सही है, अगर ये ट्रिक करेक्ट है, तो आपसे कह रहे हैं कि जब हम एरोप्लेन को अपसाइड डाउन करें तो फिर ये फ्लाई कैसे कर सकता है? फिर ये फ्लाई कैसे कर सकता है? सिंपल रीजन है, 2-3 रीजन आपको दे रहा हूं। The first reason is कि जो शेप ऑफ विंग होता है, शेप ऑफ विंग जो होता है वो नॉट फिक्स्ड। पहले तो इस गलतफहमी से निकल आए कि एरोप्लेन को जो शेप दिया है वो फिक्स्ड होता है। जिसने फ्लाइट किया हो उसने देखा होगा कि पायलट वक्तन फौक्तन बैठने के लिए, नीचे आने के लिए और अपवर्ड जाने के लिए विंग्स में मुख्तलिफ पार्ट्स लगे होते हैं। उनको कभी ऊपर की तरफ खोलता है, कभी नीचे की तरफ बेंड रखता है, कभी हॉरिजॉन्टल रखता है, उनका एंगल चेंज होता है। तो अपसाइड डाउन करने के बाद, अपसाइड डाउन उल्टा करने के बाद एरोप्लेन का वो शेप नहीं होता जो सीधा जाने के दौरान होता है। उसके विंग्स से वो शेप बैलेंस करता है, शेप चेंज करता है। तो सीधा प्लेन के लिए जो शेप चाहिए वो रखता है, जब उसे अपोजिट कर लेता है तो अब शेप ऐसे चेंज करता है कि अब दोबारा अपवर्ड फोर्स होगा, डाउनवर्ड नहीं। तो एक रीजन तो ये है कि शेप वही नहीं रहता और विंग्स का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये चेंज करते हैं। फर्स्ट रीजन। द सेकंड रीजन याद रखें, अपसाइड डाउन एरोप्लेन को फ्लाइट करने में जो सबसे बड़ा हेल्प लिया जाता है दैट इज फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ एयर। वो दैट इज फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ एयर। रिफ्लेक्शन ऑफ एयर से भी इसको मेंटेन रखा जाता है एक खास हाइट में, और अपसाइड डाउन में मेजर रोल यही प्ले करता है। एंड द थर्ड रीजन इज जो इंजन का डायरेक्शन है, जो एक्शन और रिएक्शन डेवलप करता है, तो इंजन भी फिक्स नहीं, यानी ये इंजन है फिक्स, ये रेड मार्कर ये इंजन है, तो अगर ये इसी तरह लगेगा तो इसका एक्शन पीछे और रिएक्शन फॉरवर्ड। लेकिन एरोप्लेन का जो इंजन होता है वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। तो इट मीन कि अगर ऐसे हो तो आगे जाएगा, अगर ये ऐसे लगाओगे तो एक्शन नीचे तो ऊपर जाएगा, और अगर ऐसे लगाओगे तो एक्शन ऊपर होगा तो ये नीचे आएगा। इट मीन कि इंजन की तरफ से जो ओरिएंटेशन है वो भी फोर्स को वेरिएबल रखता है, और आप जब जिस तरफ चाहो इसका डायरेक्शन अडॉप्ट कर सकते हो। तो अपसाइड डाउन के लिए जो डायरेक्शन चाहिए इंजन से वो मेंटेन किया जाता है। यही वजह है कि एरोप्लेन एरोफाइल शेप की वजह से सीधा भी प्रवास कर सकता है, लेकिन अगर अपसाइड डाउन हो जाए तो भी देयर आर मच मेनी टेक्नोलॉजीज एंड फोर्सेस जिसकी मदद से ये अपना फ्लाइट कंटिन्यू रख सकता है, और देयर आर मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्वड। फर्दरमोर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि जो गोल्फ का जो बॉल होता है उस पे डिंपल्स क्यों बनाए होते हैं? ये बॉल है, ये गोल्फ बॉल है, तो आपने देखा होगा कि इसको जगह जगह से डिंपल किया गया होता है। इसका रीजन क्या है? तो बहुत आसान रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है। अगर हम जानते हैं कि
गोल्फ ऐसा गेम है जिसमें हम बॉल को बहुत दूर फेंकते हैं, बहुत दूर फेंका जाता है। गोल्फ बॉल को गेम के दौरान बहुत दूर हिट किया जाता है और इसका बहुत दूर जाना इसके लिए जरूरी है कि इसको डिंपल कर दें, इसके डिंपल्स बना दें। रीजन क्या है बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये गोल्फ बॉल स्लिपरी हो, कोई डिंपल ना हो इस पर, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग मोशन जो एयर के मॉलिक्यूल इसके साथ टकराते हैं वो सारे एयर के मॉलिक्यूल स्लिप होंगे। तो कहीं से ज्यादा स्लिप होंगे, कहीं से कम स्लिप होंगे, इसीलिए मुख्तलिफ डायरेक्शन में इस पर जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर वेरिएबल होगा और वेरिएबल प्रेशर का नेट इफेक्ट किसी भी तरफ हो सकता है। तो आप इसे दूर फेंकना चाहोगे वो राइट की तरफ, सीधा फेंकना चाहते हो दूर वो राइट की तरफ बेंड हो सकता है, अपवर्ड जा सकता है, नीचे आ सकता है, लेफ्ट हो सकता है, वक्त से पहले गिर सकता है और जहां आप फेंकना चाहते हो उससे भी दूर जाके गिर सकता है। बिकॉज प्रेशर इज वेरिएबल, एयर के मॉलिक्यूल स्लिप होंगे और किस तरफ कितने स्लिप हुए कोई पता नहीं चलेगा। तो इसका हवा इसे डिस्टर्ब करेगी और अपने टारगेट तक इसको सही करेक्टली पहुंचने नहीं देगी। अगर आप चाहते हो कि जितना फोर्स आपने दिया और जो आपने जज किया और आपकी जजमेंट और आपकी एबिलिटी के मुताबिक ये सफर करे और एयर इन्वॉल्व ना हो, तो इसका एक तरीका है कि एयर के मॉलिक्यूल इसके साथ एक बार चिमट जाए तो आखिर तक वो चिमटे रहें, ताकि एनवायरमेंटल एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्ट ना करें और वेरिएबल प्रेशर क्रिएट ना करें। तो क्या करते हैं, ये गोल्फ बॉल को डिंपल कर देते हैं। डिंपल करने से एयर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ चिमट जाते हैं। हिट करने से पहले ही एयर के मॉलिक्यूल इसके साथ चिमट जाते हैं और डिंपल्स में वो पंच जाते हैं। तो जो एनवायरमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो ये चिमटे हुए मॉलिक्यूल को एनवायरमेंटल मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करने नहीं देते, लिहाजा चारों तरफ से कोई वेरिएबल प्रेशर इंटरेक्ट नहीं करता और जिस एबिलिटी से और जिस जजमेंट से आपने इसको हिट किया आपको रिजल्ट भी उसी के मुताबिक मिलता है। एयर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करता, इसी वजह से गोल्फ बॉल जो है इसको डिंपल किया जाता है ताकि ये अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड एक्शन ये हमें इफेक्ट दे और एनवायरमेंटल इंटरेक्शन से आजाद रहें। 10 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट ईयर। इसमें कहा है कि जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, इन ट्रक्स में आपने देखा होगा कि इनमें इधर फैन लगे होते हैं, फ्रंट पे फैन लगे होते हैं, 3 4 5 काफी ज्यादा फैन लगे होते हैं, अक्सर ज्यादा लगे होते हैं। इनको बोलते हैं विंड डिफ्लेक्टर्स और ये सुनने में आया है कि ये फ्यूल बचाते हैं। ये बड़े बड़े ट्रक्स में फ्यूल बचाने के काम आते हैं। ये फ्यूल बचाते हैं डियर स्टूडेंट्स, कंजम्पशन कम करते हैं। क्यों, कैसे एक्सप्लेन करना होगा, तो बहुत इजी है। दरअसल इस ट्रक के पीछे भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस ट्रक के आगे भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप इस विंड डिफ्लेक्टर्स को ऑफ करो, अभी ये रन नहीं कर रहे हैं, तो जितना प्रेशर पीछे से आगे की तरफ लगता है उतना ही प्रेशर आगे से पीछे की तरफ लगता है, लिहाजा नेट प्रेशर 0 हो जाता है और इंजन बेचारे को ही फुल वर्क करना पड़ता है। इस फुल वर्क को, इस ट्रक को खींचने का सारा काम सिर्फ और सिर्फ इंजन करेगा। तो जब सारा काम इंजन करेगा, पेट्रोल का भी बेड़ा गर्क करेगा, फ्यूल का बेड़ा गर्क करेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, कंजम्पशन आपकी ज्यादा होगी। अगर आप इन विंड डिफ्लेक्टर्स को ऑन करो तो जब ये ऑन हो जाते हैं तो ये सामने से इन एयर मॉलिक्यूल्स को हटा देते हैं, ट्रक तक आने नहीं देते। तो जब ये एयर मॉलिक्यूल्स को हटाते हैं तो इधर से तो प्रेशर होता है लेकिन इधर से प्रेशर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर फ्रंट लाइन से प्रेशर खत्म हो गया तो अब ये प्रेशर कैंसिल नहीं होता और ये प्रेशर इस इंजन के साथ मिलकर इसके आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो जब इंजन के साथ नेचुरल हेल्पर आ गया तो इस पर बोझ कम हो जाता है और इस तरह फुल वर्क ये नहीं करता, अब इंजन पार्शियल वर्क करता है और पार्शियल वर्क में फिर फ्यूल की कंजम्पशन भी कम होती है। और यही वजह है कि हैवी ट्रक्स लोडर्स में
सामने काफी ज्यादा डिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं और उसको काफी फायदा मिलता है। ये उनसे पूछें जो फर्ज करो कराची से पेशावर तक बड़े बड़े कंटेनर जो है वो लेके आते हैं और विंड डिफ्लेक्टर्स के बगैर आते हैं और विंड डिफ्लेक्टर्स के साथ आते हैं, उनके फ्यूल कंजप्शन में एक बड़ा फर्क होता है जो नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। विल कैच यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।